नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। शुरुआत खबर दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। इस मामले में जांच एजेंसियों को कुछ सुराग मिले हैं जो कि बेहद अहम हैं। इस सुराग के बाद पार्सल भेजने वाले का पूरा नाम सामने आ रहा है। मोहम्मद सुफियान अरशद, यही वो नाम है जिस व्यक्ति ने पार्सल भेजा था। मोहम्मद सुफियान अरशद का पैन कार्ड भी हाथ लगा है जांच एजेंसियों को। अब पुलिस मोहम्मद सुफियान अरशद की तलाश कर रही है। कटिहार से भी जुड़ रहे हैं पार्सल बम ब्लास्ट के तार और जांच के लिए कटिहार में भी बिहार एटीएस की टीम पहुंच रही है, खंगाल रही है। वहीं तमिलनाडु एटीएस की टीम भी अपने स्तर तेलंगाना एटीएस की टीम भी अपने स्तर पर जांच कर रही है और हैदराबाद के बंजारा हिल्स से कपड़ा खरीदने वाले की तलाश कर रही है और स्केच के आधार पर भी एटीएस जांच कर रही है और पार्सल भेजने वाले का स्केच बिहार एटीएस से साझा किया है। बिहार एटीएस की टीम ने दरभंगा पुलिस से उन लोगों की लिस्ट मांगी है जो 2001 से 2013 के बीच संदिग्ध गतिविधियों में पाए गए थे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये बड़ी अपडेट ये है कि जो सुफियान को लोग फर्जी मान रहे थे और जांच एजेंसी प्रथम दृष्टया में लग रहा था कि वो नाम फर्जी है, अब चूंकि जो जांच का दायरा बढ़ा है उसमें ये सामने आ रहा है कि मोहम्मद सुफियान अरशद नाम सामने आ रहा है उसका, और उसका पैन कार्ड भी जो है जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इसके बाद उसके संपत्ति की जांच, उसके बैंक अकाउंट की जांच तो ऐसे में किया जा रहा है। तो लग रहा है कि मोहम्मद सुफियान अरशद जो अब सामने आया है पहली नज़र में फर्जी लग रहा था, लेकिन अभी भी जो उसका मोबाइल नंबर है वो फर्जी है। वो देहरादून का कोई शख्स उठा रहा है और कह रहा है कि ये नंबर गलत है, लेकिन मोहम्मद सुफियान अरशद इसका नाम जो है सामने आ रहा है पुलिस जांच एजेंसी के जांच के बाद कि जो सूत्र बता रहे हैं कि मोहम्मद सुफियान अरशद एक शख्स है और उसका पैन कार्ड भी जो है जांच एजेंसी को हाथ लग गया है। अब ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि जैसे ही वो सीसीटीवी हाथ लगेगा जो यहाँ से जीआरपी के पदाधिकारी गए हुए हैं, उसके बाद वो सीसीटीवी और मोहम्मद सुफियान अरशद तक पुलिस जल्द ही पहुँच जाएगा और मामले का जो खुलासा है वो होने की उम्मीद अब बढ़ती नजर आ रही है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अब खबर तो समझिए। तो दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। कटिहार से मोहम्मद सुफियान अरशद के तार जुड़ रहे हैं और जांच कर रही तेलंगाना एटीएस ने भी बिहार एटीएस से स्केच साझा किया है। एटीएस ने पुलिस से आतंकी गतिविधि में शामिल रहे संदिग्धों की जानकारी मांगी है। पूर्व में आतंकी गतिविधि में शामिल संदिग्धों पर नजर है। वहीं जांच को लेकर दरभंगा जीआरपी की टीम भी सिकंदराबाद पहुंची है। टीम ये जांच कर रही है कि आखिर किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था इस बम ब्लास्ट के पीछे, पार्सल बम ब्लास्ट के पीछे, और पार्सल में विस्फोटक रखने का मकसद क्या था। सवाल यह भी है कि क्या सिकंदराबाद टू दरभंगा कोई मॉड्यूल काम कर रहा है। एटीएस इस धमाके के पीछे का मॉड्यूल भी तलाश रही है और धमाका दरभंगा स्टेशन पर हुआ है, लिहाजा दरभंगा मॉड्यूल को लेकर भी जांच एक बार फिर से चल रही है। दरभंगा मॉड्यूल की नींव इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर यासीन भटकल ने रखी थी। अगस्त 2013 में यासीन भटकल को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था और वो यासीन भटकल मिथिलांचल को केंद्र बनाकर, दरभंगा मधुबनी के इलाकों को केंद्र बनाकर उसने नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपना मजबूत नेटवर्क खड़ा किया था। तो आशंका यह है, सवाल यह है कि क्या वो नेटवर्क एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। बांका फिर दरभंगा, ये दोनों ब्लास्ट की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है कि सिवान में ब्लास्ट की साजिश हो गई। ब्लास्ट में जुड़कन गांव के पिता पुत्र घायल हैं। पिता की हालत गंभीर है जिन्हें पटना पीएमसीएच से रेफर कर दिया गया है और उस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी सागिर अभी गिरफ्त से बाहर है। सिवान में साजिश, मास्टरमाइंड कौन? ब्लास्ट के पीछे सागिर का प्लान क्या? बिहार की धरती से ही आतंकी साजिश। आठ जून बांका, फिर 17 जून दरभंगा और अब
सिवान। हर ब्लास्ट पर सुलगते सवाल। सवाल ये कि आखिर बिहार की जमीन पर साजिश के पीछे किसका हाथ? सवाल ये कि 2 हफ्ते के अंदर बिहार में ब्लास्ट की तीसरी वारदात का मास्टरमाइंड कौन? कौन है वो जो बिहार की धरती को सुलगाने की कोशिश में है? कौन है वो जो देश रत्न की धरती पर दाग लगाने की कोशिश में है? अब बामुआ धर के बैठा तले बामुआ फाट बैठा होता था। अब बैठा के बिस्कुट किने कोई रनिया होता था। हम तो काटी अकिन के आवत रनिया तो एगो काम बा अब एगो काम बा रनिया तले बामुआ फाट बैठा होता। बांका मदरसे में मौलाना, दरभंगा ब्लास्ट में तेलंगाना से साजिश और सिवान ब्लास्ट में मोहम्मद सागिर। वो सागिर जो पटाखा बनाने का काम करता है, लेकिन घायल विनोद मांझी और उसके 4 साल के मासूम का ब्लास्ट से छलनी हुआ बदन सागिर के पटाखे की कहानी से बिल्कुल परे है। कैसे गावाई का हटे आज ने केने से झोरी में बम लेके आई रोना रे दादा आके कहता है नया में एगो काम बा हम कोई नहीं है कहता 1 घंटा में एगो आदमी आवत ले जाए। पुलिस अब सागिर को ढूंढ रही है, उस शख्स को भी जिसे बम रखे झोले देने को सागिर ने विनोद मांझी को कहा था। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 सिवान। खबर तो समझिए, अब सवाल यह उठ रहा है कि सागिर कहां से बम लेकर आया था और आखिरकार बम रखे झोला को किसे लेने आना था? क्या दूसरे की हत्या की सागिर साजिश रच रहा था? सवाल यह भी है कि विनोद मांझी ने झोला क्यों लिया? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई सामान देता है तो उसके संबंध में स्वाभाविक रूप से पूछना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी झोला किसी और से नहीं ले सकता है, किसी अजनबी से नहीं ले सकता है, और बिना सोचे समझे झोला रख लेना उसे भी कहीं ना कहीं संदिग्ध के दायरे में खड़ा करता है। और बांका, फिर दरभंगा और अब सिवान, आखिर ये कड़ी क्या आपस में जुड़ी हुई है, जुड़ती नजर आ रही है? क्या कोई बड़ी साजिश है इन सब के पीछे? इन सवालों का भी जवाब जांच एजेंसियों को तलाशना होगा। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून की शुरुआती बारिश ने कई शहरों में जल निकासी की व्यवस्था के सारे दावे की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हो रही बारिश ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। सड़कें, मोहल्लों और घरों के जलजमाव की बात तो छोड़िए, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों का भी हाल बेहाल हो गया है। मॉनसून में मुसीबत झमाझम। अस्पताल बन गए झील। घरों में तालाब सा नजारा। सरकारी दफ्तर भी पानी पानी। बिहार में झमाझम बारिश ने उत्तर बिहार के कई जिलों को बेदम कर दिया है। नदी नालों को छोड़ पानी ने शहरों तक में कब्जा जमा लिया है। हाजीपुर की बात करें तो शहर में जल निकासी का यह हाल है कि 1 महीने के भीतर 2 बार सदर अस्पताल झील में तब्दील हो चुका है। यहां कैंपस की बात कौन करे? इमरजेंसी समेत कई वार्डों में पानी घुस चुका है। ऐसे में संक्रमण के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। मरीज को कोई देखने आता है पानी में, न सुनने वाला है, भरे हुए हैं पानी में। कहाँ कहाँ पानी लगा हुआ है? पानी तो सारे हॉस्पिटलों में है, सब चारों तरफ तो पानी है। वार्ड में भी पानी लगा हुआ हाँ। पूरा पानी लगा हुआ है। दिक्कत तो हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश का पानी के साथ साथ गंदगी भी है और कीड़े मकोड़े भी हैं, उससे भी डर लग रहा है। हाजीपुर शहर की भी हालत बद से बदतर हो गई है। दुकानों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है तो वार्ड नंबर 28 और 37 में घरों की हालत तालाब जैसी हो गई है। मोहल्ले और घरों की दहलीज तो छोड़िए, बेडरूम तक की हालत स्विमिंग पूल जैसी हो गई है और लोग जरूरी काम के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। जाना हो, सब्जी लाना हो, कुछ भी लाना हो तो बहुत दिक्कत है। पानी भी कमर से ऊपर, क्या मतलब छाती भर पानी होगा, उससे कम है नहीं। छपरा शहर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ भी सदर अस्पताल से लेकर शहर का सबसे वीवीआईपी एरिया समाहरणालय और नगर निगम कार्यालय समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। कोरोना संकट के बीच सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को सदर अस्पताल में हो रही है।
जहां पूरा का पूरा परिसर डूब गया है। छपरा के ग्रामीण इलाकों में बारिश और नदियों की दोहरी मार पड़ रही है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़े जाने से गंडक उफान पर है। सारण तटबंध के निचले इलाकों में दर्जनों गांव में पानी घुसने से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। इधर समस्तीपुर में भी बारिश ने शहर को बेदम कर दिया है। जिला मुख्यालय से लेकर अग्निशमन विभाग और दूसरे कार्यालय पानी में डूब चुके हैं। कर्मचारी पानी के बीच ही किसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के सामने खाने पीने से लेकर सोने तक की व्यवस्था पानी में डूब गई और बैरक से पानी निकालने के लिए दमकल को ही लगा दिया। जब से आए ना साल भर से हो रहा है सर ये। अच्छा जी, कभी भी बारिश होती है डूब जाती है? जी डूब जाती है सर ये। रात में सोना भी दुर्लभ है और खाना बना के खाना भी दुर्लभ है यहाँ। गोपालगंज में भी गंडक का जलस्तर घटने के बावजूद निचले इलाकों में मुसीबत कम नहीं हो रही है। सदर प्रखंड के कटघरवा पंचायत में कई गांव अब डूबे हैं। घरों में पानी का कब्जा अब तक बरकरार है। ऐसे में लोग झोपड़ी में चौकी पर मिट्टी का चूल्हा रखकर खाना बनाते नजर आए, जो खतरनाक भी हो सकता है। न खाए के साधन बा, न रहे के साधन बा, न घर दुआर के कोनो साधन बाटे। लड़का सियान लेके हमनी के पानी में मुँह तानी सन। कमोबेश यही हालत कई अन्य जिलों की भी है। कहीं लोग बारिश की तो कहीं बाढ़ की मार झेल रहे हैं और प्रशासन से राहत और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर तो समझिए, दरअसल बिहार में लगातार एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कभी तेज कभी धीमी, और जिसके कारण नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में आज भी बारिश हुई है। सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में ज्यादा बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर मध्य बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहां भी बारिश हो सकती है। अभी तेज बारिश की संभावना है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और समस्तीपुर में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बांधों पर लगातार निगरानी की जा रही है। 1 जून से शुरू हुए मानसूनी सीजन में इतनी बारिश सामान्य से 150% अधिक है और यही वजह है कि हालात काबू में आने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर आ रही है। नीतीश कुमार मंगलवार की शाम दिल्ली जा सकते हैं। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार का यह दौरा 2 से 3 दिनों का होगा और इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी हो सकती है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना सहयोगी साकेत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के चर्चाओं के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि मंगलवार शाम मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं और वहां पर मुख्यमंत्री 2 से 3 दिनों तक रहेंगे और इस दौरान बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से भी होगी, जिसको लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि ये खबरें सूत्रों के हवाले से ही है, लेकिन ये बात माना जा रहा है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें इस बार जेडीयू भी शामिल हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर इन मुलाकातों में चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ बिहार को लेकर भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। तो एक अहम खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि मंगलवार को शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। 2 से 3 दिन तक दिल्ली में वो रहेंगे और इस दौरान कई राजनीतिक मुलाकातें हो सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर तो समझिए, दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। ऐसे में 4 महीने के बाद सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे के कई मायने हो सकते हैं। साल 2019 में जेडीयू ने मंत्रिमंडल में सांकेतिक हिस्सेदारी नहीं चाहिए के आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मानजनक स्थान देने की बात हाल ही में कही है। ऐसे में जेडीयू की संख्यात्मक हिस्सेदारी का गणित समझें तो जेडीयू ने संख्यात्मक हिस्सेदारी की बात कही है तो इनके 16 सांसद हैं। ऐसे में इनके संख्या बल के मुताबिक 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का दावा बैठता है। हालांकि बीजेपी 2019 में अकेले पूर्ण बहुमत में आई है, 303 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में जो उसके घटक दल थे उसे प्रतीकात्मक यानी सांकेतिक तौर पर हिस्सेदारी दी गई है, 1 मंत्री। तब जेडीयू ने केंद्र की सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था और सांकेतिक के बजाय आनुपातिक और संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात कही थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जब तक हमें संख्यात्मक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक हम केंद्र की सरकार में शामिल नहीं होंगे।
अब अगर जेडीयू केंद्र में शामिल होता है तो 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के साथ जाएगा, यह उसका दावा हो सकता है। और नीतीश के दौरे के बीच यह बहुत हद तक मुमकिन है, यह खबर है सूत्रों के हवाले से कि इस पर भी चर्चा हो सकती है। देश भर में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया तेज हो गई है। साथ ही केंद्र सरकार के कोरोना टीका अभियान का विस्तार भी कल से होने जा रहा है। इसमें 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों के लिए कोरोना टीका मुफ्त मिलेगा। कोरोना टीका अब मुफ्त, 18+ सबको मिलेगा टीका। टीके पर नए नियम, नए निर्देश। देश भर में सोमवार से 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों को कोरोना टीका मुफ्त मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। इसके लिए कुछ नियम और निर्देशों में बदलाव किए गए। साथ ही टीकाकरण अभियान को और सुविधाजनक बनाया गया है। 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों को टीका मुफ्त मिलेगा। सरकारी टीका केंद्रों पर निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में टीके के लिए कीमत चुकानी होगी। ई वाउचर से गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल में टीका ले सकेंगे। ग्रामीण और दूर दराज और क्षेत्रों में प्राइवेट अस्पतालों में टीका केंद्र बनाए जाएंगे। सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवाने के लिए कीमतें भी तय कर दी है, जिसमें कोविशील्ड के लिए 780 रुपए, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए, स्पुतनिक वी के लिए 1145 रुपए प्रति टीका चुकाना होगा। कोरोना टीका अभियान में तेजी लाने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। टीके की बर्बादी पर राज्यों का कोटा घटाया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर राज्य टीकाकरण करेंगे। हर टीका केंद्र पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को प्राइवेट अस्पताल में टीके के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 58,419 नए मामले सामने आए, जो 81 दिनों में सबसे कम आंकड़े। इस दौरान 87,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में टीकाकरण अभियान भी पूरी रफ्तार से चल रहा है और अब तक 27 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर तो समझिए, देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम हो चुका है, वहीं कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अब तक देश में 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन मात्र 5% लोगों को ही दोनों डोज अब तक लग पाई है। यानी अभी हमें सावधानी ही बचा सकती है, अभी लापरवाही का वक्त नहीं है। ऐसे में टीकाकरण के साथ साथ कोविड बिहेवियर, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन जरूर करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक ही दिन में एक महिला को जबरन कोरोना के 2 टीके लगा दिए गए। फिलहाल महिला को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन इस बड़ी लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग ने चुप्पी साध ली है। वैक्सीन पड़ा है, दर्द दे रहा है, लेकिन वो नहीं कुछ सुन। गोड्डा के देवदार में एक महिला कोरोना टीका की पहली डोज लेने गई थी। टीका लेने के बाद उसे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था, लेकिन कुछ देर के बाद उसे फिर से बुलाया गया और टीका लेने के लिए कहा गया। महिला ने बताया कि उन्होंने टीका कुछ देर पहले ही लिया है, बावजूद इसके एएनएम ने जबरन टीका लगा दिया। 2 वैक्सीन दे दिया। हम बोल रहे हैं उसको, मेरा यहाँ हाथ में 1 वैक्सीन पड़ा है, दर्द दे रहा है, लेकिन वो नहीं कुछ सुनी। वैक्सीन कहाँ पे लिए थे? देवदार में। देवदार में। एएनएम का नाम जानते हैं? नीलम। वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर आने के बाद महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। हालांकि महिला की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन परिवार के लोगों में डर बना हुआ है। साथ में हम ये लोग लेडीज का अंदर था, हम बाहर खड़े थे। कितना बजे लमसम? लमसम 2:30 बजे। हैरानी की बात यह है कि जब गांव के मुखिया को इस घटना की जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छे से खाओ पियो, दिक्कत नहीं होगी। मुखिया जी को बोला आप? हम लोग बोले। मुखिया जी क्या बोला? बोला कुछ नहीं होगा। वो बोला खाना वाना ठीक से खाना, बेटा कुछ नहीं होगा। क्या बोला? खाना वाना ठीक से खाना, कुछ नहीं होगा। बहरहाल
अब सवाल उठता है कि आखिर महिला की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? क्या लापरवाह एएनएम पर कार्रवाई होगी? फिलहाल पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे बैठा है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 8 हफ्ते का अंतर जरूरी है और महिला को जबरन कोरोना के दोनों टीके लगा दिए गए, दोनों डोज लगा दिए गए। महिला को फिलहाल ज्यादा परेशानी नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं जो वैक्सीन लेने के बाद होती हैं। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद 72 घंटा बेहद क्रूशियल होता है। वैक्सीनेटेड व्यक्ति की निगरानी जरूरी है और जरूरी है कि इस महिला की निगरानी की जाए। ये मामला बिहार के पुनपुन में भी सामने आ चुका है, इसी तरह का मामला, और इसी तरह की लापरवाही हुई थी बिहार के पुनपुन में, जब महिला को वैक्सीन की 2 डोज दे दी गई थी। 10 मिनट के भीतर ही दूसरी डोज दी गई थी। उस महिला को भी निगरानी में रखा गया था, लेकिन कोई ज्यादा परेशानी नहीं आई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।